दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंड एक्जिमा के बारे में। हैंड एक्जिमा या हैंड डर्माटाइटिस हम तभी कहेंगे अगर एक्जिमा या डर्माटाइटिस सिर्फ हमारे हाथों में या हाथों के साथ और बॉडी के थोड़े जगह पे थोड़ा बहुत हुआ है तब। अगर पूरे बॉडी में हमें एक्जिमा हुआ है और उसके साथ हाथों में भी हुआ है तब हम उसे हैंड एक्जिमा नहीं कहेंगे, तब हम उसे हैंड इन्वॉल्वमेंट कहेंगे। देखिए दोस्तों, हैंड एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास हर रोज इस बीमारी को लेकर आते हैं। इस बीमारी का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम हमारे हाथों से ही करते हैं। तो अगर किसी को हैंड में एक्जिमा है, उसके वजह से हाथ में दर्द या सूजन या ऐसा कुछ रहता है तो काम करने में तो दिक्कत होता ही है। और क्योंकि हाथ बाहर से आसानी से दिख जाता है तो अगर उसमें एक्जिमा होता है तो सोशल एक्सेप्टेंस में भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये बीमारी लड़कियों में लड़कों से ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। वैसे तो इस बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स में एटोपिक डर्माटाइटिस रहता है उनमें हैंड एक्जिमा बहुत कॉमनली देखा जाता है। इस बीमारी के पीछे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल है। जैसे फिलाग्रीन जीन के म्यूटेशन जिनमें रहता है उनमें हैंड एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा रहता है। इस वजह से देखिए, हम सभी तो अपने हाथों से काम करते हैं, लेकिन क्या सभी को एक्जिमा होता है? नहीं। हैंड एक्जिमा सिर्फ कुछ कुछ पेशेंट्स में ही होता है। उसका वजह यही है कि उसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जो लोग पहले से ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है हैंड एक्जिमा होने के लिए, उनमें ही एक्जिमा होने का चांसेस ज्यादा है। जिन लोगों में पहले से ही ये जेनेटिक डिफेक्ट रहता है उनमें ये बीमारी मोस्ट कॉमनली एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या तो फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के वजह से ही होता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही एक्जिमा के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं। उनमें भी मैंने यही कहा है कि एक्जिमा कोई बीमारी नहीं है। जैसे बुखार कोई बीमारी नहीं है। डेंगू में भी बुखार होता है, टाइफाइड में भी बुखार होता है, मलेरिया में भी बुखार होता है। लेकिन बुखार एक सिम्टम है, वो खुद एक बीमारी नहीं है। वैसे ही एक्जिमा कोई बीमारी नहीं है। हैंड एक्जिमा भी कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे बीमारियों में हैंड एक्जिमा देखा जाता है। एक्जिमा एक्चुअली बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कुछ स्किन डिजीजेज में हमारे स्किन के ऊपर देखा जाता है। वैसे ही कुछ बीमारियों के एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे हाइपर केराटोटिक हैंड एक्जिमा। इसमें क्या होता है, हमारे हाथों के जो पामर साइड होते हैं उनमें बहुत मोटे मोटे पपड़ी की तरह दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, हाथ के जो चमड़े हैं वो फट सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है और हाथ का जो पामर सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं। और एक प्रकार का हैंड एक्जिमा होता है जिसका नाम है पोम्पोलिक्स। ये भी काफी कॉमन है। इसमें क्या होता है, हमारे हाथ में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड रहता है। जब वो छाले फट जाते हैं तब उसके अंदर से गाढ़े पानी की तरह डिस्चार्ज होता है। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है और खुजली की वजह से इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये बीमारी बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। न्यूमुलर डर्माटाइटिस या न्यूमुलर एक्जिमा, जिसके ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वो भी हमारे हाथों के ऊपर हो सकता है। इनको छोड़ के और एक बहुत कॉमन टाइप का हैंड एक्जिमा होता है जिसको फिंगर टिप एक्जिमा या फिंगर टिप डर्माटाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे उंगलियों के सामने की तरफ यानी टिप ऑफ द फिंगर में जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। उसमें क्रैक्स हो सकते हैं, वो फट सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये मोस्ट कॉमनली ऑक्यूपेशनल होता है, यानी जो जहां पे काम करता है उस जगह पे कौन सा केमिकल या कौन सा इरिटेंट या कौन सा एलर्जिक कंटेंट यूज होता है उसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिंगर टिप एक्जिमा हो सकते हैं। इसमें हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे हैंड एक्जिमा है। मैं टाइम टू टाइम इंडिविजुअल हैंड एक्जिमा के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बनाता रहूंगा। हैंड एक्जिमा को सिमिलर दिखने वाले कुछ बीमारियों से अलग करना बहुत जरूरी होता है, जैसे सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, लाइकेन प्लेनस इत्यादि। पर्टिकुलरली हाइपर केराटोटिक हैंड एक्जिमा को सोरियासिस से अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर कुछ पॉइंट्स है जिनको देख के हम हैंड एक्जिमा को सोरियासिस से अलग कर सकते हैं। जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक
सोरियासिस के पेशेंट का तस्वीर है जिनको पामो प्लांटर सोरियासिस हुआ है, मतलब इनके हाथों में और पैर में सोरियासिस हुआ है। अब देखिए सोरियासिस के जो लेशंस है उनमें एक बहुत प्रोमिनेंट बॉर्डर रहता है और सोरियासिस में नकल इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हमारे उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत कॉमनली सोरियासिस के लेशंस देखे जाते हैं। पर सबसे जरूरी है ओवरऑल स्किन, स्कैल्प, नाखून इन सभी का एग्जामिनेशन करना, क्योंकि अगर पेशेंट में शरीर के किसी और जगह पे सोरियासिस का हमें पता चलता है तो वही सबसे आसानी से एक्जिमा और सोरियासिस को डिफरेंशिएट करवा सकता है। नॉर्मली तो हम हैंड एक्जिमा को क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब पर्टिकुलरली हैंड एक्जिमा किसी एक ही हाथ में होता है उस वक्त उसको फंगल इन्फेक्शन से अलग करने के लिए स्किन के ऊपर से स्क्रैपिंग लेके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ फंगल पार्टिकल्स हमें दिखते हैं या नहीं। और बहुत रेयर केसेस में दूसरे बीमारियों से हैंड एक्जिमा को या उसके कारण को अलग करने के लिए या निकालने के लिए या समझने के लिए हमें बायोप्सी करने का भी जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं हैंड एक्जिमा का ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए हैंड एक्जिमा में बहुत कॉमनली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हैंड एक्जिमा में क्या होता है स्किन के ऊपर क्रैक्स हो जाते हैं जहां से बहुत इजीली बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद हम एक्जिमा के ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल होता है। बहुत माइल्ड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पे काम नहीं करता है, थोड़ा पोटेंट या सुपर पोटेंट टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा खुजली भी हो सकता है, उस खुजली को कम करने के लिए खाने का दवाई भी दिया जाता है। अगर क्रीम से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तब कुछ खाने का दवाई का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किस पेशेंट का एज कितना है, उनमें और कोई बीमारी है या नहीं, इन बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके हम इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से खाने का दवाई का उपयोग करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है कि हैंड एक्जिमा का ट्रीटमेंट उतना आसान नहीं है। कुछ पेशेंट्स में तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसको ठीक करने में काफी वक्त लगता है और एक बार ठीक होने के बाद ये काफी जल्दी वापस आ भी सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को प्रिवेंट करना, यानी इस बीमारी को होने से रोकना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए किस पेशेंट को कौन से पर्टिकुलर एलर्जी कंटेंट से एलर्जी हो रहा है वो पता करना तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को पता चल जाता है कि हाँ पर्टिकुलर इस चीज से मुझे एलर्जी होता है या हो रहा है, तो उससे परहेज करना या उससे दूर रहना, उसको टच नहीं करना, ये ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ये उतना उपयोगी नहीं होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि काम करने के वक्त ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल जो रबर ग्लव्स मिलता है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी छेद हो जाता है तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, फिर नया ग्लव्स आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर किसी को रबर से एलर्जी है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हाउस होल्ड ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस केस में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, किसी किसी को क्या होता है ग्लव्स पहनने के बाद हाथों में बहुत ज्यादा पसीना होता है और वो पसीना अंदर ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से एक्जिमा और ज्यादा खराब हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, कपड़े का जो ग्लव्स होता है उसको हाथों में पहनने के बाद उसके ऊपर रबर या पॉलीविनाइल क्लोराइड हाउस होल्ड ग्लव्स पहन के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के साथ हैंड एक्जिमा के पेशेंट्स में इमोलियंट्स का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। सोच लीजिए ये एक टाइप का मॉइस्चराइजर ही है। एक्चुअली क्या होता है किसी किसी पेशेंट में बहुत इनिशियल स्टेज में जब बहुत माइल्ड एक्जिमा रहता है तब सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करके ही हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में पहले जो इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करना है, उसके बाद स्टेरॉयड या दूसरे दवाई को देके एक्जिमा को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के बाद हमें रेगुलरली मॉइस्चराइजर्स का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर्स क्या करता है हाथ स्किन के जो बैरियर फंक्शन है उसको रिपेयर करता है,
जिस वजह से एलर्जी के वजह से जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है उसको काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे हैंड एक्जिमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि हैंड एक्जिमा के बहुत सारे पेशेंट्स में हाथों के स्किन के ऊपर क्रैक्स हो जाते हैं और स्किन काफी थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, आसानी से फट जाता है। इस वजह से मॉइस्चराइजर्स के यूज करने पे हाथों का जो स्किन है वो सॉफ्ट या नरम उसको रखा जा सकता है, जिस वजह से क्रैक होने का संभावना भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा सच में लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।